हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.2 करेंगे। चैप्टर का नाम है समष्टि मापन, परिमाप और क्षेत्रफल, मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, आकृति में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें बुक के अंदर फिगर दे रखा है। इसके अंदर एक ADE ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र तो हमारा लगता है जब हमें सभी साइडें पता हो, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी साइड नहीं पता। फिलहाल तो एक सिर्फ ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास है, तो ये 8 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये साइड और ये साइड हमें नहीं पता, तो हीरोन का सूत्र तो इसमें नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर लगेगा हमारा सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, अब हमने क्या किया, इस चित्र को हमने रोटेट कर लिया। इस चित्र को हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो हमारा ये चित्र बन गया। नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फायदा हो हमें रोटेट करने से? रोटेट करने से हमें एक प्रॉपर मिल गया कि जो नीचे वाली साइड है वो आधार है। यहां से भी वही आधार तो वही है, हमारा AD ही है। तो इसको रोटेट करने के बाद AD नीचे आ गया हमारा चित्र में, तो इसका मतलब जो आधार है वो हमारा AD हो गया। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमारी क्या होती है? ऊंचाई होती है ये, जो एक शीर्ष से आधार के ऊपर लंब हम डाल देंगे तो मतलब कि ये है उसकी ऊंचाई, जो इसके ऊपर लंब डाला गया है, ये लंब है इसका। तो जो ऊंचाई होगी इसकी वो किसके बराबर होगी? वो इसके बराबर होगी। ये भी हमारा, क्योंकि हमारा ये एक आयत है, और आयत है तो जो भी हमारा E, और इसको अगर हम M मान ले तो जो EM होगा वो एक्चुअली में इस साइड के बराबर होगा, DC और BA। तो हमें ऊंचाई लगी पता और हमें आधार भी पता था, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूले में यूज कर लेंगे इसको। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज ADE का आधार, जो कि है हमारा AD, 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ADE की ऊंचाई, जो कि है हमारी EM, हमने EM माना इसको, जो कि होगी हमारी इसके बराबर, AB या CD के बराबर, और ये होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम फार्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है इसका AD, जो कि 8, ऊंचाई है 10। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 8 पंजे 40, 40 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। जो भी यूनिट है उसको स्क्वायर में आएगा, वर्ग यूनिट, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। जो हमारा परिमाप या परिधि थी वो हमारा सिंगल यूनिट में था, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आ गया 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। समलंब क्या होता है? ये समलंब की हमारी आकृति है। समलंब होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर ना हो। तो इसके अंदर ये भुजा इसके समांतर है और दो भुजाएं समांतर नहीं है हमारी। तो उन्होंने बोला कि जो समलंब है उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है एक 40 सेंटीमीटर, तो लंबे वाली हो गई 40 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ये हो गए 20 सेंटीमीटर। यदि इसकी दोनों
असमांतर भुजाएं समान हो और प्रत्येक 26 सेंटीमीटर है, तो जो असमांतर भुजाएं है इसकी वो 26 सेंटीमीटर है। हमारा ये भी 26 सेंटीमीटर और हमारी ये भी 26 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समलंब का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला है हमारा वो है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, जो कि हमें पता है 20 और 40 60 हो जाएगा, गुणा में ऊंचाई। लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं पता हमें। इस समलंब की ऊंचाई निकालेंगे पहले हम। उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी और ये दो। नाम लिख लेते हैं इसका समलंब का। मान लीजिए हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो पहला काम हमने किया, ये लंब डाल दिया और ये लंब डाल दिया। ए एम लंब डी सी तथा बी एन लंब डी सी, ये खींचा हमने। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये इसका मतलब ए बी एन और एम ये हमारा एक आयत बन गया। इसलिए ए बी एन एम एक आयत है। और अगर आयत है तो जो एम एन है हमारी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए एम एन बराबर है ए बी बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई यहां से लेकर और यहां तक। अब हम निकालेंगे डीएम या सीएन। क्यों निकालेंगे, ताकि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सके। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी हमें इस लंब या ऊंचाई की लंबाई मिलेगी कि जो एम है या जो बीएन है वो कितनी होगी। अब ये हमारा समलंब है। समलंब है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है और हमें जो असमांतर भुजाएं वो बराबर दे रखी है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये डीएम है और जो ये सीएन है वो बराबर हो जाएगा। सिमेट्री हो गई समलंब की। सिमेट्री मतलब अगर हम बीच से लाइन खींचे तो जैसा पोर्शन उधर है वैसा पोर्शन हमारा उधर है। तो हम लिख देंगे समलंब की असमांतर भुजाएं समान है, इसलिए हमारा डीएम और सीएन आपस में बराबर हो जाएगा। डीएम बराबर है सीएन। अब हमारे पास पूरी तो ये 40 थी, बीच वाली 20 निकल गई, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों हो गई हमारी 10-10 सेंटीमीटर की। लिखेंगे इसको कैसे, हम इसको लिख देंगे कि डीएम प्लस एम एन प्लस सी एन बराबर है डी सी। भाई डी एम प्लस एम एन प्लस सी एन बराबर है डी सी के बराबर है पूरा, और डी सी हमारा है 40 सेंटीमीटर। अब डी एम और सी एन दोनों बराबर है तो डी एम और सी एन की जगह हम एक पुट कर लेंगे। डी एम एम एन की वैल्यू 20 है प्लस सी एन की जगह पे हमने पुट कर लिया डी एम बराबर है 40। 20 को उधर लेके जाएंगे, डीएम और डीएम हो गया हमारा 2dm बराबर है 40 माइनस 20 यानी कि 20, और डीएम बराबर है 20/2 10। तो जो डीएम की वैल्यू आ गई वो 10 सेंटीमीटर और सीएन की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब आ जाएंगे समकोण त्रिभुज पे, क्योंकि हमें तो एएम की लंबाई निकालनी है। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि दो साइड हमें पता है, एक साइड हमें निकालनी है। लंब हमें निकालना है, कर्ण हमें पता है, आधार हमें पता है। तो अब इसके अंदर समकोण त्रिभुज ए एम डी में हमने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा इसके अंदर एडी है, एडी का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एडी की वैल्यू हमें पता है कि 26 है, तो 26 का स्क्वायर बराबर है डीएम हमें 10 है हमारा, और एएम हमें निकालना है। तो 26 का स्क्वायर हो गया 676, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और प्लस ए एम का स्क्वायर। 100 को इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 100, तो 676 माइनस 100 बराबर है ए एम का स्क्वायर, तो यानी कि ए एम का स्क्वायर हो गया हमारा 576 और ए एम हो जाएगा 576 का वर्गमूल जो कि होगा 24। तो हमें ऊंचाई पता चल गई ए एम की 24 सेंटीमीटर है। अब बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी। तो अब समचतुर्भुज समलंब का समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं हमारी 20 और 40 है, तो 20 प्लस 40 और गुणा में ऊंचाई अभी निकाली हमने एम है, एम हमारा निकाला 24, तो ये 24, तो 1/2 गुणा में 20 और 40 60 हो गया, गुणा में 24, तो उसे काटेंगे 12 आ गया, 12 6 72, 720 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया हमारा। तो कुछ नहीं करना ज्यादा, जो क्वेश्चन दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। फिर हमें फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जिस चीज की हमें जरूरत है वो निकाल लेंगे और उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब हमें 2 साइड पता है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई भी नहीं पता हमें, तो सूत्र तो हमारा लगेगा हीरोन का। हीरोन का सूत्र के लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए। तीनों भुजाएं हमारी कैसे निकलेगी? परिमाप से निकलेगी, क्योंकि हमें परिमाप दिया है और हमें पता है कि जो परिमाप का मतलब है वो तीनों भुजाओं का जोड़ है। तो 2 भुजाएं दे रखी है, एक भुजा हम निकाल लेंगे। चलो, इसमें चित्र की इतनी जरूरत नहीं है, चलो डायरेक्ट ही करते हैं बगैर चित्र के। अब जो हीरोन का सूत्र था उसमें जो भुजाओं की लंबाई थी हमने माना था उनको ए बी सी। पहली भुजा हमने मान ली ए जो कि है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी जो हमें नहीं पता, सी हमें निकालनी है, लेकिन परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप है 32 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 32। ए और बी की वैल्यू है 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर है 32, 19 प्लस सी बराबर है 32, 19 को उधर लेके जाएंगे तो सी बराबर है 32 माइनस 19 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई मिल गई ए बी और सी। अब फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एस। एस क्या बताया था? एस बताया था सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। तो या तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, नहीं भी जोड़ना तो भी हमें पता ही है कि परिमाप हमें दे रखा है 32, तो हमें चाहिए अर्ध परिमाप, तो 32/2 आधा कर देंगे उसका 16, तो 16 सेंटीमीटर होगी इसमें एस की वैल्यू। तो अब निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन का सूत्र था हमारा वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सारी वैल्यू हमें पता है, एस की वैल्यू पता है, ए की और बी की और सी की। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे हम। तो एस की वैल्यू है हमारी 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस सी की वैल्यू है 13। सिंप्लीफाई करेंगे, 16 गुना में 16 में से 8 गया, 8 बच गया हमारे पास, 16 में से 11 गया 5 बच गया और 16 में से 13 गया 3 बच गया हमारे पास। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जो वर्गमूल से बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल देंगे। तो वर्गमूल से बाहर या तो इसके सभी के गुणनखंड कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अगर वो नहीं करना तो हम सिंपल कर लेंगे भाई, जैसे 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुना में 2। 8 गुना में 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास एक 8 ऑलरेडी था। गुणा में 8 गुणा में 5 गुणा में 3। अब 8 हमारा एक और एक 2 बार है, तो जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो जो चीजें वर्गमूल के अंदर 2 बार है, जो नंबर वर्गमूल के अंदर 2 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा 8 बाहर निकल गया और अंदर हमारा बच गया 2 पंजे 10, 10 तिया 30। तो 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो अगर हमें 2 साइडें पता है, परिमाप पता है, तो हमें हिरोन का सूत्र लगा देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके अंदर भी हमारा हिरोन का सूत्र लग जाएगा। अगर हमें अनुपात दे रखा है तो उसको मान लो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना ज्यादा। अब हिरोन का सूत्र लगाएंगे तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो माना पहली साइड ए है, अनुपात है 3:5:7, तो इसको मान लेंगे 3x। साथ में कुछ भी वेरिएबल लगा दो, x लगा दिया अगर, क्योंकि हमने a मानना है। अगर हम x मानते तो a लगा देते, x बराबर है 3 है ऐसे। तो उसके बाद b कितना हो जाएगा हमारा? b हो जाएगा हमारा 5x और c हो जाएगा हमारा 7x, क्योंकि अनुपात तीनों का 3:5:7 ही रहेगा, x हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप हमारा है 300 मीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, a प्लस b प्लस c। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर है 300। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15x हो गया हमारा 300 के बराबर। x की वैल्यू निकल गई हमारी 300/15 यानी कि 20। x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू a b c में पुट कर देंगे, हमें भुजाओं की लंबाई मिल जाएगी। तो इसलिए a बराबर है 3 गुणा में 20, 60 मीटर हो गया। b बराबर है 5 गुणा में 20, 20 पंजा 100 मीटर हो गया। और c बराबर है 7 गुणा में 20, 20 सत्ता 140 मीटर हो गया हमारा। तो तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई। अब इसमें हिरोन का सूत्र लगा देंगे हम क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हिरोन के सूत्र के लिए पहले निकाल लेंगे हम s। s हो जाएगा हमारा, परिमाप दे रखा है अर्ध परिमाप यानी कि 300/2, 150 मीटर हो गया हमारा। तो अब क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। s की वैल्यू 150, तो 150 माइनस a की वैल्यू हमारी है 60, 150 b की वैल्यू है 100 और 150 माइनस c की वैल्यू है 140।
तो सारी वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। सिंपलीफाई करेंगे तो 150 में 60 गया 90 बच गया हमारा, 150 में 100 गया 50 बच गया, और ये बच गया हमारा 10। अब जैसे पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया था, इनको तोड़ेंगे हम कुछ मल्टीप्लिकेशन में, ताकि हमारे दो दो के जोड़े बन जाए और जिसको हम कॉमन निकाल दे फिर बाद में। तो अगर पीछे 0 है तो उसका सिंपल सा है कि 10 तो कॉमन निकालो। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणा में 10, और 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा में 5, 3 पंजे 15 और 15 धाए 150। 90 के हम लिख लेंगे 3 गुणा में 3, 3 तिया 9 और 9 धाए 90। 50 को लिख देंगे हम 5 गुणा में 10, और 10 हमारा है ही ऑलरेडी। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब जो 2 बार है वो बाहर निकल जाएगा, 10 1 2 3 और 4। 10 हमारा 4 बार है, तो 4 बार है तो 2 बार हमारा बाहर निकल जाएगा, 10 गुणा में 10। उसके बाद 5 हमारा एक ये रहा और एक हमारा 5 ये रहा, तो एक 5 भी बाहर निकल गया, और 3 हमारे ये रहे 2, तो 2 3 में से एक 3 बाहर निकल गया। तो अंदर हमारे पास सिर्फ ये 3 बचा और कुछ भी नहीं बचा, तो लिख देंगे वर्गमूल 3। तो 10 ढाई 100, 100 पंजा 500, 500 दिया 1500, तो ये 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से दुगनी है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अब हमें एक क्षेत्रफल दिया है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण की जरूरत है हमें, और ये हमें दे रखा है, तो इसमें भी हमें चित्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा बगैर फिगर के। मान लेंगे हम विकर्ण को, माना पहला विकर्ण D1 डायगोनल 1, x हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तब D2 हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना इससे, तो ये 2 गुणा में x, 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल दिया है हमें जो कि है हमारा 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 D1 D2 बराबर है 128। वैल्यू पुट कर देंगे D1 D2 की, तो 1/2 D1 की वैल्यू x है और D2 की वैल्यू हमारे पास 2x है, बराबर है 128। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, x गुणा में x हो गया हमारा x स्क्वायर बराबर 128। अब स्क्वायर हटाएंगे तो वही हमारा सामने वाले नंबर का हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल 128। अब 128 के हमें गुणनखंड करने हैं ताकि हमारा कुछ वर्गमूल से बाहर आ जाए। तो 128 के गुणनखंड कर देंगे। एक तरीका हमारा 128 के हम सारे ही अभाज्य गुणनखंड कर दे, 2 गुणा में 2 गुणा में, या अगर हमें डायरेक्ट कुछ मिलता है ऐसा कि जिससे थोड़ा छोटा हो जाए तो भी हम कर सकते हैं। तो 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुणा में 2, 64 दूनी 128। अब 64 का वर्गमूल हमारा 8, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 8, तो 1 8 हमारा बाहर आ गया, या 64 का वर्गमूल 8 बाहर आ गया, तो 8 वर्गमूल 2 इसका x की वैल्यू आ गई। और x हमने क्या माना था, x हमने छोटा विकर्ण माना था, पहला विकर्ण x छोटा ही होगा क्योंकि दूसरे वाला विकर्ण उससे दुगुना है, तो इसलिए छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर है 8 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD आ गया मतलब चित्र तो बनेगा ही बनेगा।
उसके बाद P और Q भुजा AB पर स्थित कोई दो बिंदु है। देखिए ABCD ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। P और Q इस भुजा AB पर कोई भी दो बिंदु है, कहीं भी हो सकते हैं वो, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो त्रिभुज PCD मतलब एक तो ये त्रिभुज हो गया हमारा, और एक त्रिभुज है हमारा QCD मतलब CD हमारा सेम है, और जो दो बिंदु लिए थे उनके साथ जो त्रिभुज बनी उन दोनों का क्षेत्रफल, उसका अनुपात ज्ञात करो, या सिंपली उसको ज्ञात करो कि भी क्या होंगे इन दोनों के क्षेत्रफल। अब एक हमारी प्रमेय होती थी, वो प्रमेय क्या थी, अगर कोई भी दो त्रिभुज एक समान आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो बराबर होगा तो अनुपात हो जाएगा 1:1। तो चलो इसको किसी और तरीके से सोल्व करते हैं हम फार्मूले से, कि फार्मूला जो हमारे पास है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों का आधार तो सेम है। ऊंचाई अगर हमारे पास, ये मान लिया हमने PM और ये मान लिया हमने QN। भाई जो त्रिभुज PCD है उसकी ऊंचाई हमने मान ली PM, और जो त्रिभुज QCD है उसकी ऊंचाई हमने मान ली QN। तो अब देखिए माना त्रिभुज PCD की ऊंचाई H1 तथा त्रिभुज QCD की ऊंचाई ये हमने मान ली H2। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये जो AB साइड है वो इसके समांतर है, और समांतर भुजाओं की ऊंचाई कहीं से भी माप लेंगे वो बराबर होती है। तो जो ये PM है वो भी इस समांतर भुजाओं की ऊंचाई है या दूरी है इनके बीच की, और ऐसे हमारा QN है वो भी हमारा इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे AB समांतर है DC के। समांतर रेखाओं की दूरी बराबर होती है। वही समांतर रेखाओं की दूरी चाहे यहां से मापे हम चाहे यहां से मापे, तो वो दूरी हमेशा बराबर होगी। तो इसलिए हमारा H1 और H2 दोनों बराबर हो गए। H हमने मान लिया कि वो दोनों बराबर होके H के बराबर है। अब हमें निकालना है त्रिभुज PCD और त्रिभुज QCD के क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज PCD हमने लगा दिया आगे एरिया, AR मतलब एरिया, और बटे में एरिया त्रिभुज QCD। अब एरिया का फार्मूला 1/2 आधार, आधार दोनों का DC है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हमने अभी निकाली उसकी H1 थी तो हमने H लिख दिया। चलो पहले H1 लिख देते एक बार, 1/2 DC गुणा में H2। H1 H2 दोनों बराबर है हमारे, तो 1/2 गुणा में DC गुणा में H बटे में 1/2 गुणा में DC गुणा में H। तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DC से DC कैंसिल, H से H कैंसिल, तो ये हमारा बच गया 1/1। तो अनुपात दोनों का क्या हो गया, 1:1, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए त्रिभुज PCD अनुपात त्रिभुज QCD का क्षेत्रफल बराबर है 1:1। इसलिए त्रिभुज
PCD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज QCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर चतुर्भुज PQRS। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण PR, इसका विकर्ण जो PR है उस पर कोई बिंदु O स्थित है। कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी एक बिंदु O है। सिद्ध कीजिए कि PSO मतलब कि ये ऊपर वाला त्रिभुज और PQO ये साइड वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो सिद्ध करना है तो लिखेंगे, पहले दिया है समांतर चतुर्भुज PQRS। हमने मान लिया विकर्ण PR तथा SQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज PSO का एरिया और त्रिभुज PQO का एरिया दोनों समान होंगे। प्रूफ। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का यूज है। वो थ्योरम हमारी क्या है कि किसी त्रिभुज के अंदर माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। कि अगर कोई त्रिभुज है हमारी, उसके अंदर कोई माध्यिका खींच दे हम, तो माध्यिका उस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट देगी, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसमें लिख देंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा, जो विकर्ण PR है और SQ है, इन दोनों ने एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। मतलब जो M बिंदु है वो SQ का भी मध्य बिंदु होगा और PR का भी मध्य बिंदु होगा। तो अब फिलहाल हमें SQ की जरूरत है, जब हम ये ट्रायंगल प्रूव करें तो यही हम लिख देंगे। इसलिए MQS का मध्य बिंदु है। चलिए अब ट्रायंगल PQS या PSQ की बात हम कर लेते हैं। ये ट्रायंगल जो है PSQ कंप्लीट। त्रिभुज PSQ में अब जो PSQ है हमारी, MQS का मध्य बिंदु है, और MQS का मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, जो PM है इसकी माध्यिका है। PM ने इस त्रिभुज PSQ को दो त्रिभुजों में बांट दिया, एक त्रिभुज PSM और एक त्रिभुज QPM। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिसका हम आगे वाले क्वेश्चनों में भी यूज करेंगे, ये हमारी प्रमेय है कि जो माध्यिका है
वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो त्रिभुज पी एस क्यू में हम क्या लिख देंगे, एम क्यू एस का मध्य बिंदु है, इसलिए पी एम ट्रायंगल पी एस क्यू की माध्यिका है। अब लिख देंगे प्रमेय। हम जानते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो इसलिए दो समान क्षेत्रफल मतलब कि अब जो पीएम था, पीएम ने इसको दो ट्रायंगलों में डिवाइड कर दिया, एक तो पीएस और एक पीएसएम और एक पीक्यूएम, दोनों का एरिया बराबर होगा हमारा। तो वही हम इसमें अब लिख देंगे कि जो एरिया होगा, इसलिए त्रिभुज पीएसएम का जो एरिया है वो हमारा त्रिभुज पीक्यूएम के एरिया के बराबर होगा। तो एक चीज हो गई हमारे पास। अब अभी हमें पूरा एरिया इस पूरे एरिया के बराबर मिला है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया पीएसओ और पीक्यूओ। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया डिवाइड कर दे, ये और ये, अब ये डिवाइड कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, ताकि हम समीकरण में से घटा सके हम। तो अब देखिए, जो ट्रायंगल हमारी ओ एस क्यू है वो भी सेम है हमारे पास, एम तो फिर भी मध्य बिंदु ही है हमारे पास। तो ओ एम हमारे पास जो है वो इस ट्रायंगल की भी माध्यिका है, इस ट्रायंगल की माध्यिका। तो वही सेम हमारे पास दो एरिया बन जाएंगे, इसका एरिया हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हम लिख देंगे। अब तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज एस ओ क्यू में ओ एम त्रिभुज एस ओ क्यू में माध्यिका है। और अगर माध्यिका है तो वही पिछले वाली थ्योरम हमारी कि जो माध्यिका है वो किसी त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा एरिया त्रिभुज ओ एस एम ये हो जाएगा बराबर हमारे एरिया ऑफ त्रिभुज ओ क्यू एम। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और जो पीछे हमने निकाली थी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, लेफ्ट साइड से घट जाएगी और राइट साइड हमारी राइट साइड से घट जाएगी। तो समीकरण 1 है हमारी एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस एम माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ओ एस एम। लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड में हमारे पास है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एम माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ओ क्यू एम। तो ये हो गया हमारे पास। तो देखिए, अगर हम पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटा दे तो हमें जो चाहिए वही मिल जाएगा, और ऐसे ही राइट साइड में इस पूरे में से अगर हम ये वाला घटा देंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस ओ बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू ओ, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया।
अब अगर हमारा जो बिंदु ओ है वो एम की जगह पर हो, फिर तो कुछ भी नहीं करना, फिर तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर हमारा ओ नीचे की तरफ हो, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम नीचे वाला ऐड कर देंगे। तो ओ बिंदु हमारा कहीं पर भी है इस विकर्ण के ऊपर, सेम सभी केसेस में जो पी एस और एक त्रिभुज है और पी के वो दोनों का एरिया क्षेत्रफल समान होगा। ये हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से जोड़ा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक हमारे पास चतुर्भुज है, हमने मान लिया चतुर्भुज ए बी सी डी है। उसके बाद इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं का मध्य बिंदु, भाई पी इसका मध्य बिंदु है, क्यू इसका मध्य बिंदु है, आर इसका मध्य बिंदु है और एस इसका मध्य बिंदु है। इन सभी मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया तो जो शेप बनी हमारी वो बनी एक समांतर चतुर्भुज की। और हमें सिद्ध करना है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो सिद्ध करना तो पहले लिख लेंगे, दिया है, हमें दिया गया है एक चतुर्भुज एबीसीडी, भुज ए बी सी डी, जिसमें सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस मिलता है। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। रचना कर लेते हैं हम। रचना हमने करी, एक तो हमने विकर्ण जो बी डी है उसको हम मिला देंगे। तो पहला काम तो विकर्ण बी डी को हमने मिला दिया। विकर्ण बी डी खींचा। और दूसरा काम हम करेंगे, हम डी से पी को मिलाएंगे। डी से पी को मिलाया, देखिए डी से हमने इस पी को मिला दिया। प्रूफ, अब देखिए इस फिगर में, ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर के अंदर जो बिंदु P है वो AB का मध्य बिंदु है और PD से मिला हुआ है। तो मतलब अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें, त्रिभुज ABD के अंदर P इस भुजा AB का मध्य बिंदु है जो इस त्रिभुज ABD के एक शीर्ष से मिला हुआ है। तो मतलब PD इसकी माध्यिका होगी। और अगर माध्यिका होगी तो हम वही वाली प्रमेय यूज कर लेंगे कि कोई भी माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। तो लिख लेंगे इसके अंदर हम त्रिभुज ए बी डी में
पी ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हो गया, जो पी डी है त्रिभुज ए बी डी की एक माध्यिका है। और अगर माध्यिका है तो माध्यिका ने उस त्रिभुज को जिन दो त्रिभुजों में बांटा उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी डी और बी पी डी, ए पी डी बराबर होगा त्रिभुज बी पी डी के एरिया के। इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एरिया होगा त्रिभुज एपीडी का वो पूरी त्रिभुज के हाफ के बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद जो हमारा एस था, अब बात करते हैं ट्रायंगल ए पी डी की। इस ए पी डी ट्रायंगल के अंदर एस इसका मध्य बिंदु है। एस हमारा एडी का मध्य बिंदु है और जो एस है वो पी से मिला हुआ है। पी इस त्रिभुज का वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स होने से क्या हुआ, जो पी एस है हमारा वो भी इस त्रिभुज ए पी डी की माध्यिका होगी। तो माध्यिका होगी तो हम वही जो हमने यूज किया है अभी कि जो एरिया होगा वो बराबर होगा, वही वाली प्रमेय हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए पी डी में एस एडी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो वही हो गया जो पी एस होगा हमारा। इसलिए पी एस त्रिभुज ए पी डी की माध्यिका है। और माध्यिका ने फिर वही काम कर दिया कि दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दिया। तो त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी एस डी का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए एस पी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी एस पी। या जैसे हमने ऊपर लिखा इसको हम वैसे भी लिख देंगे 1/2 की फॉर्म में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एस पी को हम लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज पूरा ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जो समीकरण 1 थी उसके अंदर हमारा ए बी डी त्रिभुज का एरिया था और समीकरण 2 में भी त्रिभुज ए पी डी का एरिया है। ए पी डी का एरिया और ए पी डी का एरिया। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी डी का जो एरिया है ये त्रिभुज ए पी डी का समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर देंगे 2 के अंदर। तो अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण समीकरण 1 व 2 से। तो हमारा हो गया एरिया त्रिभुज ए एस पी बराबर है 1/2। अब हमारा एरिया एपीडी था, एपीडी हमारा किसके बराबर था 1/2। तो लिख देंगे इसकी जगह पे 1/2 गुणा में 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और डी। तो ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 1/2 1/2 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और डी। अब ध्यान से समझिए इस चीज को। भाई हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया।
ASP का, जो कि हमारा आया चौथा हिस्सा इस ABD ट्रायंगल का। तो यही काम हम सभी के साथ कर सकते हैं भाई। जो हमारे कोने वाली ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल DSR है, उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। जो ट्रायंगल हमारी CQR है उसमें भी हो जाएगा, और जो ट्रायंगल हमारी BPQ है उसके अंदर भी हो जाएगा। तो हम ऐसे ही चारों का एरिया निकाल लेंगे नहीं, सिर्फ लिख लेंगे हम सिमिलरली का मतलब है कि भाई जैसे हमने ये अभी निकाला वैसे ही हम बाकी भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने A और C को मिला दिया। तो लिख देंगे हम एरिया ऑफ DSR, एरिया ऑफ ट्रायंगल DSR। अब DSR है हमारी, तो ये 1/4 एरिया ऑफ ADC के बराबर हो जाएगा। 1/4 एरिया ऑफ ACD लिख लिया, चलो हमने इसको। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारी CRQ या QRC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QRC बराबर है 1/4 QRC, मतलब ये पूरी ट्रायंगल हमारी BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। और लास्ट रहेगी हमारी ट्रायंगल PBQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इनको समीकरण मान लेते हैं। 2 समीकरण होगी थी, समीकरण नंबर 3 ये हो गई हमारी, समीकरण नंबर 4 ये हो गई, समीकरण नंबर 5 हो गई ये, और समीकरण नंबर 6 हो गई ये हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन 3, 4, 5, 6 इन सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण जोड़ने से क्या होगा, हमारा ABD हमारे पास है, यानी कि ABD, और हमारे पास BCD भी है। तो ABD और BCD ये हमारे पास पूरा ABCD आ गया। ऐसे जब हम बाकी दो को जोड़ेंगे तो भी हमारा ABCD आ जाएगा। मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है ABCD, वो हमारे पास आ जाएगा इन सभी समीकरणों को जोड़ने से। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, चारों समीकरणों को हमने जोड़ दिया। तो लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगी, और राइट साइड हमारी राइट साइड में जुड़ जाएगी। तो लेफ्ट में हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DSR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। और राइट साइड में हमारा आ जाएगा, सभी हमारे 1/4 है, 1/4 एरिया ऑफ ABD ACD। तो 1/4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4 आ गया हमारा कॉमन, और अंदर हमारा बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने जोड़ दिया सभी समीकरणों को, लेफ्ट साइड में जुड़ गई, और राइट साइड हमारी राइट साइड में जुड़ गई। तो लेफ्ट साइड में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं है, राइट साइड में देखो 1/4। अब हमारे पास ABD ट्रायंगल, ABD मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, अगर उसके साथ हम BCD ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों जुड़ के हमारा क्या बन जाएगा, पूरे चतुर्भुज ABCD का एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये और ये जुड़े हुए हैं, तो हम लिख देंगे इसमें एरिया ऑफ ABCD। उसके बाद नेक्स्ट बच गए हमारे 2 ACD, मतलब ACD लेफ्ट साइड वाला एरिया, और ABC मतलब ये राइट वाला। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमारा पूरा ABCD बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास बन गया प्लस
एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डी है, ये भी हमारे पास एरिया ए बी सी डी है, ट्वाइस हो गया इसका। 2 एरिया ऑफ ए बी सी और डी, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 मतलब कि लेफ्ट साइड हमारी यही है और राइट साइड में हमारा हो गया ये। अब जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है, तो एरिया ऑफ ए बी, चलो इसको हम ए बी सी डी पीछे लिखेंगे क्योंकि हमें राइट साइड में ये चाहिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू और प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। भाई सारी तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और साथ में बीच वाले पैरेललोग्राम का एरिया, तो ये सारा एरिया मिलके हमारा एरिया बनेगा इस चतुर्भुज का, जो कि हमारा है एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 8। अब समीकरण 8 में से समीकरण 7 को घटा देंगे, घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड हमारे पास है ए एस पी, डी एस आर, क्यू आर सी, पी बी क्यू, सारा कुछ कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा सिर्फ क्या? बचेगा सिर्फ हमारा ये। और राइट साइड में हमारा ये था 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, और यहाँ पे था एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब पूरे में से हमने हाफ कटाएंगे तो हमारा हाफ बच जाएगा। तो यही हम लिख देंगे इसके अंदर। अब समीकरण 8 माइनस समीकरण 7, तो लेफ्ट साइड हमारा सारा कुछ कट गया, सिर्फ हमें ये मिल गया एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, और राइट में हमें मिल गया 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज एबीसी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, माध्यिका एडी, एडी इसकी माध्यिका होगी, बिंदु पी रेखाखंड एडी पर स्थित कोई कहीं पर भी हो सकता है बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल ए बी पी, मतलब कि ये हमारे जो त्रिभुज है ए बी पी, और त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दोनों समान होंगे। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना तो दिया है, लिख लेते हैं इसके अंदर कि भाई दिया है, हमें ये दिया गया है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, एडी इसकी माध्यिका है, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। उसके बाद सिद्ध हमें करना है त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी, और त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। प्रूफ। तो त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, और हमें पता है कि माध्यिका किसी त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस मतलब हाफ का ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसलिए
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें तो सिद्ध करना ऊपर वाले त्रिभुज है, तो अगर पूरी त्रिभुज के अंदर में से ये वाला एरिया घटा दे, उसमें से ये वाला घटा दे, तो हमें मिल जाएगा। अब वही सेम काम त्रिभुज पीबीसी में। अब इस त्रिभुज की बात है पीबीसी, इस त्रिभुज के अंदर भी सेम है, हमारा डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है तो पीडी इसकी माध्यिका है, पीडी माध्यिका है, और माध्य क्या है तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, समान एरिया में डिवाइड कर दिया उसने। तो लिख देंगे हम इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी डी। समीकरण नंबर 2। तो दो में से एक को घटा दो या एक में से दो घटा देंगे हम, एक हमारी बड़ी है तो ये मिल जाएगा हमें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी डी। लेफ्ट साइड घट गई हमारी और राइट साइड में से राइट साइड घटा देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी डी। तो लेफ्ट साइड घटेगी तो पूरी त्रिभुज के एरिया में से हमने छोटे वाला घटा दिया, तो जो हमें चाहिए वो मिल गया ए बी डी ए बी पी, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी पी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग एबीसीडी दिया गया है, माना कि P इसके अंदर एक बिंदु है, एबीसीडी कोई वर्ग है, P कोई बिंदु है, पी ए पी बी पी सी और पी डी को मिला दिया, पी ए पी बी पी सी और पी डी को मिला दिया। लाल रंग के क्षेत्रफल, जो लाल रंग में दो हमारे पास एरिया है, एक ये त्रिभुज है हमारे लाल रंग में, कि ये त्रिभुज है, इसका नाम है पी ए बी और पी सी डी, एक ये त्रिभुज है, इन दोनों का एरिया। और जो हरे रंग के क्षेत्र में है पी बी सी ये वाली और पी डी ए ये वाली, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब इन दोनों का मिला के और जो हरे वाली है उन दोनों का मिला के दोनों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। अब ये वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर है इसकी। तो देखिए, माना वर्ग की भुजा, कुछ भी मान लेंगे हम, ए मान लेते हैं, ए, इसलिए सारी भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए बराबर है ए। तो भुजा हमने मान ली ए, ताकि जब बेस की बात हो तो सभी में ए आए हमारा, तो करने में आसानी रहे। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ऊंचाई चाहिए। अब इसके अंदर ऊंचाई हम क्या करेंगे, सारी ट्रायंगल अलग अलग है, तो इसकी ऊंचाई हमने यहां से लंब ड्रॉ कर दिया, इसका वही ऊंचाई है इसकी, ये हमने मान ली इसकी ऊंचाई, और ऐसे ये हमने मान ली इस त्रिभुज की ऊंचाई। उसके बाद हमने इसकी मान ली ऊंचाई और हमने इसकी ऊंचाई मान ली। ये हमने मान ली चलो h1, ये h2 और ये ऊंचाई हमने मान ली h3 और लास्ट वाली हमने मान ली h4। तो एरिया ऑफ पीएबी और पीसीडी, पीएबी का एरिया निकालेंगे और पीसीडी का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ट्रायंगल पीएबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। तो इसका होगा 1/2। पीएबी का आधार क्या है, एबी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है, गुणा में h1 प्लस पीसीडी में हमारा आधार है CD और ऊंचाई है इसकी h2। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए बी और CD हमने मान लिया था, x से शुरू में a मान लिया था, तो 1/2
ए गुणा में H1 प्लस 1/2 ए गुणा में H2। तो 1/2 ए कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया H1 प्लस H2। अब H1 प्लस H2 एक्चुअल में एक पूरी रेखा बन गई है, क्योंकि शीर्ष बिंदु सेम है, लंब हमने डाला है और ये सारे कोण 90 के हैं, वर्ग था हमारा, तो ये सीधी रेखा बन गई। सीधी रेखा बन गई तो ये BC के या AD के बराबर होगा। तो 1/2 A और H1 प्लस H2 हमारा हो गया एक्चुअली में किसके बराबर, AD लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि AD और BC दोनों बराबर है। तो 1/2 AD की वैल्यू भी हमारी A है, तो ये हो गया 1/2 A का स्क्वायर। तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, वो आ गया हमारा 1/2 A का स्क्वायर। ऐसे ही हम जो ग्रीन एरिया में है हमारी त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज PBC प्लस PBC और PAD, त्रिभुज PDA, ये लिख भी सकते हैं यहां पर। लाल रंग का क्षेत्रफल और ये हमारा हरे रंग का क्षेत्रफल, जितना भी हरा रंग है उसका। तो 1/2 PBC, इसका आधार BC है हमारा, और इसकी हमने जो हाइट माननी है वो H4 माननी है, प्लस 1/2 ADP PDA, इसका जो आधार है वो AD है हमारा, और ऊंचाई हमने माननी है H3। तो 1/2 BC की वैल्यू A गुणा में H4 प्लस 1/2 AD की वैल्यू भी A हमारी प्लस H3। तो ये हो गया हमारा 1/2 कॉमन आ गया और साथ में A कॉमन आ गया, और हमारे पास बच गया H4 प्लस H3। अब H4 प्लस H3 ये भी एक सीधी रेखा है जो कि हमारी AB और DC के बराबर है, तो पुट कर देंगे इसके अंदर 1/2 A गुणा में ये हो गया हमारा H3 प्लस H4 AB के बराबर, और AB भी हमारी A ही है, 1/2 A गुणा में A, तो 1/2 A स्क्वायर। तो ये भी हमारी A स्क्वायर है, ये भी हमारी 1/2 A स्क्वायर है। दोनों का क्षेत्रफल समान है, और क्षेत्रफल समान है तो दोनों का अनुपात हमारा 1:1 हो जाएगा। लाल रंग का क्षेत्रफल बटे हरे रंग का क्षेत्रफल। तो लाल रंग का था हमारा 1/2 A स्क्वायर, और हरे रंग का भी हमारा 1/2 A स्क्वायर था, तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1/1, यानी कि 1:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो D तो हो गया इस AB का मध्य बिंदु, P भुजा BC पर कोई बिंदु है, और Q भुजा AB पर कोई बिंदु है, जहां CQ और DP या PD हमारे पास समांतर दे रखी है। PQ को मिलाया गया है, P से Q को मिला दिया, तो सिद्ध कीजिए कि जो BPQ इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास, वो पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का हाफ होगा। तो सिद्ध करना है तो दिया है, लिख देंगे सबसे पहले। हमारे पास क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है। ये कोई और बिंदु है, चलो इसको नहीं मानते हम। उसके बाद CQ पैरेलल है PD के,
सी क्यू पैरेलल है पी डी के। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक रचना करेंगे इसके अंदर हम कि डी से सी को मिला देंगे। डी से सी को मिलाया। अब प्रूफ, अब देखिए हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी से सी को मिला रखा है, वर्टेक्स से मिला रखा है, तो इसका मतलब है सी डी इसकी माध्यिका होगी, माध्यिका होगी तो इसको दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। एक तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो डी सी माध्यिका हो गई हमारे पास, माध्यिका वाली प्रमेय लगा देंगे तो त्रिभुज ए डी सी या डी बी सी किसी का लिख लेते हैं हम डी, हाँ त्रिभुज ए डी सी और डी बी सी इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। त्रिभुज डी बी सी का जो एरिया होगा वो त्रिभुज ए डी सी के एरिया के बराबर हो गया। अब डी बी सी मिल गया हमें, लेकिन हमें सिद्ध करना है बी पी क्यू, बी पी और क्यू, मतलब हमें ये वाला हिस्सा तो एक्स्ट्रा है और ये वाला हिस्सा हमें इसमें ऐड करना है, तभी हमारा डी बी पी क्यू आएगा। वो कैसे होगा, अगर हम इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया बराबर कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना कि 1/2 ए बी सी के बराबर है। तो पहले तो हम ये दोनों हमारे पास एरिया बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, भाई जो हाफ का एरिया को पूरे के हाफ के बराबर होगा। तो ये लिख दिया अब हमने। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर प्रूव करने में। वो बराबर कैसे होगा, अब जो हमारे पास डी बी सी है, डी बी सी का एरिया हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे डी बी सी की जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर हम डी पी सी का एरिया डी पी क्यू के एरिया के बराबर प्रूव कर दे तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब जो ट्रायंगल डी पी सी है, डी पी सी और डी पी क्यू दोनों इस सेम आधार डी पी के ऊपर है, इस आधार डी पी के ऊपर है, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, और दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच में है। और हमें पता है कि समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनती है उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, उसी का हम इसमें यूज कर लेंगे। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि समान आधार तथा समान समांतर रेखाओं
के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो त्रिभुज डीपीसी तथा त्रिभुज डीपीक्यू दोनों का आधार डीपी है, मतलब सेम आधार है। तथा दोनों डीपी व सी क्यू के बीच स्थित है। और हमें ये दोनों समांतर दे रखी है, डीपी और सी क्यू, तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीक्यू। इसको समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो डीपीसी की वैल्यू अब हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास था डीपीसी की जगह हम डीपी क्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब डीबीपी मतलब ये ट्रायंगल होगी हमारी, और डीपी क्यू मतलब ये ऊपर वाली ट्रायंगल होगी। तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल बन गई हमारे पास ये कंप्लीट वाली, जो कि है हमारी बीपी क्यू। तो इन दोनों का जोड़ हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू, जो कि बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर समझ आई तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।